नमस्ते आप सभी का जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा एहतराम करती हूँ और ख़ासकर मेरे नन्हे दोस्तों का भी। दोस्तों, पिछले एपिसोड में, चूँकि हमारा पहला एपिसोड था, उसमें हमने एक बहुत प्यारी लोक कथा सुनाई थी, यासी और अपापले नाम से। अगर इस लोक कथा को सुनने से आप चूक गई हो, आपने अगर मिस कर दी हो और आप सुनना चाहते हैं, तो आप न्यूज़5 के फेसबुक पेज पर आप लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ ये अवेलेबल है, वहाँ आप इसे सुन सकते हैं और साथ ही साथ आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। मैं आज जो लोक कथा सुनाने जा रही हूँ, ये लोक कथा है आपतेन और कुबुंग के। खैर, कहानी पर तो हम बाद में आएंगे। पहले आपतेन के बारे में एक थोड़ा सा मैं जिसको कहा है कि ब्रीफ में मैं चर्चा में करना चाहूँगी। मुझे उम्मीद है कि कई ऐसे श्रोता होंगे, कई ऐसे दर्शक होंगे जो शायद अरुणाचल के नहीं हो, जो अरुणाचल से बाहर हो। उन्हें ये ख़ास मैंने जैसे कहा कि नॉलेज जो है वो मैं उनके साथ में साझा करना चाहूँगी कि एक तो आपतेन आबोतानी के नाम से प्रचलित है। चूँकि मैं कमला डिस्ट्रिक्ट की हूँ। कमले हमारे यहाँ एक ज़िला है जो लोअर सुबनसिरी से कुछ सालों पहले बाइफार्केट होकर एक नया डिस्ट्रिक्ट बना। मैं उस कमले ज़िले से हूँ और कमले ज़िले में हम आबोतानी नहीं कहते, हम आपतेन कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन, हमारा जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, हम क्षमा करें, हम उन्हें आपतेन कहते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये कितनी रोचक बात है कि हर 15-15 किलोमीटर या 20-20 किलोमीटर में जो लोक कथाएँ हैं उसके पात्र बदल जाते हैं, उन लोक कथाओं के नाम बदल जाते हैं, उन लोक कथाओं के नामों के उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन या जो तलफ़ुज़ है वो बदल जाते हैं और ये बड़ा रोचक है। तो जैसे मैंने कहा कि दूसरी जगहों में आबोतानी कहा जाता है और हम अब आबोतानी नहीं कह के हम आपतेन कहते हैं। आपतेन के बारे में और थोड़ा सा हल्का सा मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ अरुणाचल में जो 5 ट्राइब है, आदि, आपतानी, नीशी, तागिन, गालो, इन 5 ट्राइब के ये कॉमन एंसेस्टर माना जाता है। आबोतानी को इन 5 ट्राइब के कॉमन एंसेस्टर माने जाते हैं। वे हिंदी में जिसे कहें तो पूर्वज कहलाते हैं। और हम निशी, आदि, आपतानी, तागिन, गालो, हम उनके क्या है वंशज या हम उनके डिसेंडेंट हैं। तो ये मैंने जैसे कहा, जो अरुणाचल के जो बाहर के जो भी हमारे श्रोता हैं, ये उनके लिए जानना ये ज़रूरी है कि अरुणाचल में जो 26 से लगभग की जनजातियां हैं, उनमें से ये 5 जनजातियां अपने आप को आबोतानी के वंशज कहलाती है। तो आज हम कहानी सुनाएंगे आबोतानी और बुंके की। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं जो फोकटेल या लोक कथा लेकर आई हूँ, उसका टाइटल है आपतेन ला बुंके। आपतेन के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और बुंके दरअसल एक तरह का चूहों का एक स्पीसीज़ है, एक चूहों की एक प्रजाति है। यहाँ चूहा भी एक अहम किरदार में, एक बहुत ही अहम रोल में इस कहानी में हमें दिखलाई पड़ता है। तो अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो शीर्षक होगा आपतेन और बुंके। तो याद रहे, आपतेन के बारे में हमने बताया कि वे 5 जो तानी कम्युनिटी है, तानी समुदाय, उनके कॉमन एंसेस्टर है और बुंके चूहों की एक प्रजाति है। तो यहाँ आप ह्यूमन और नॉन ह्यूमन कैरेक्टर, आप दोनों को आप इस कहानी में, इस लोक कथा में आप देखेंगे कि किस तरह से
इन दोनों ह्यूमन और नॉन ह्यूमन कैरेक्टर्स के आपसी संवादों के माध्यम से कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। कई समय पहले ताके हांगोंग नामक एक छोटा सा गांव था। गांव के निवासी बहुत ही प्रेम से जीवन अपना गुजार रहे थे, लेकिन ये शांति बहुत देर तक टिक न सकी। हुआ यूं कि कुछ समय के बाद गांव के जो दो मुख्य परिवार थे, तापू तालोंग और ताकरयापर, इन दोनों के बीच कुछ अनबन हुआ। इन दो परिवारों में पहले तो आपस में बड़ा प्रेम था, गहरी मित्रता थी, लेकिन अब इन दो परिवारों के सदस्य एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाती। मतलब दुश्मनी इतनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। इस अनबन का जो कारण था वह था ताकरतची। ताकरयापर की बेटी है। ताकरयापर की बेटी है। असल में हुआ यूं कि तापू तालोंग का बेटा ताकरयापर की बेटी ताकरतची को अपने साथ भगा ले गया। दोनों प्रेम करते थे, माँ बाप राजी नहीं हुए, तो लड़के ने, मतलब जो बेटा है उसका, वो दूसरे परिवार की बेटी को साथ में भगा ले गया, जो कि प्रेम में अक्सर होता भी है। इस घटना से दुखी होकर ताकरयापर का मन तापू तालोंग के प्रति खिन्न रहने लगा और एक दिन यह अनबन इतना आगे बढ़ गया कि इसने झगड़े का रूप ले लिया। तब गांव का जो बांगो है उसने ये फैसला किया कि इन दो परिवारों के झगड़े के निपटारे के लिए आपतेन को बुलाया जाए। मित्रों, हम कहानी पर लौटेंगे। यहाँ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी बांगो का जो रोल है, बांगो के रोल के बारे में। अब आप पूछ सकते हैं कि ये बांगो क्या है। ये बांगो दरअसल ग्राम परिषद को कहते हैं, विलेज काउंसिल को कहते हैं। और ट्राइबल समाज में जो भी ट्राइबल समाज, ट्राइबल सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी बड़ा ही प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक हुआ करता है और पहले भी हुआ करता था। ये जो कहानी है ये तो सदियों पहले की कहानी है। और इन ट्राइबल समाज में जो भी मतलब जिनको भी शिकायत है, जो भी झगड़े हैं, उसके निपटारे के लिए एक ग्राम परिषद का काम केवल झगड़े के निपटारे तक ही सीमित नहीं, बल्कि वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी करते थे। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में भी उनका अहम रोल है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जैसे कि गांव की सड़कें बनाना, पगडंडियाँ बनाना, और उसके बाद जैसे अगर कहीं नदी है तो उस नदी पर पुल बनाना। तो इस तरह से जो विकास संबंधित, जो विकास से जुड़ी हुई जो विकास से जुड़े जो काम है, उस पर भी जो ग्राम परिषद है उसका बराबर उसकी नज़र वहाँ रहती थी। और जैसे मैंने कहा, जो आपराधिक जो मामले हैं, जो क्रिमिनल केसेस है, उसके तो निपटारे तो बांगो परिषद में हुआ करता ही था। अब देखिए मैंने क्यों इस ओर मैं क्यों ध्यान दिला रही हूँ। आज देखिए, आज जो जुडिशरी है, उस जुडिशरी पर मेरा पूरा फेट है। मैं उसकी मुखालफत कहीं से नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज जब हम जुडिशरी को जब हम टटोलते हैं, तो जैसे हमें रोज़ अखबारों में, टीवी पर हमें ये सुनने को मिलता है कि कोर्ट में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कई सारे केस जो है वो पता लगा कि 20-20 साल तक चल रहे हैं, 30 इयर्स तक केसेस चल रहे हैं कोर्ट में। उतनी अदालतें नहीं जितने केसेस हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमें ये जो पारंपरिक जो ग्राम परिषद है, जैसे हमारे कमले एरिया में जिसको बांगो कहते हैं, और बाकी निशी एरिया में मेल या न्यल, और आदि और गालों में कबा है। तो हमें इसकी जो जस्टिस, जो डिलीवरी वाला जो पक्ष है, हमें लगता है कि इसको हमें दोबारा
कार्यान्वित या इम्प्लीमेंटेशन करने की आवश्यकता हमें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरी अपनी राय है। पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं इस पर। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा। मैं ये क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। कारण ये है कि इन ग्राम परिषदों में स्पीडी जस्टिस मिला करती थी, यानी कि जो न्याय है वो न्याय की तुरंत प्राप्ति हो जाती थी। जैसे इसमें ना आपको पुलिस थाना जाना है, वहाँ रपट लिखवाना है, फिर पुलिस वाले सेक्शन खोजेंगे कि क्या सेक्शन डालना है नहीं डालना है, फिर उसके बाद फिर कोर्ट में फिर उसकी सुनवाई होगी, फिर केस चलते रहेंगे। ये तो वो उस तरह की, जैसे मैंने कहा कि वो जो देरी है, वो उस देरी से इन ग्राम परिषदों में उस देरी से बचा जा सकता है। लेकिन अब आपराधिक मामले भी, जैसे मैंने कहा, बहुत छोटे मोटे आपराधिक मामले, बहुत बड़े आपराधिक मामले की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बहुत बड़े जो गुनाह के जो वारदात होते हैं उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। जो छोटे छोटे जो गुनाह होते हैं, जैसे चोरी का, जैसे किसी ने मोबाइल चुरा लिया, किसी ने ये, तो उसकी जस्टिस की जो डिलीवरी या उसके फैसले की जो सुनवाई है, अगर वो जैसे मैंने कहा हमारे अगर विलेज काउंसिल के पास अगर हो तो ये पता नहीं कैसा रहेगा। खैर, तो ये एक, जैसे मैंने कहा, ये मेरी अपनी एक ओपिनियन थी जो मैंने आपके समक्ष रखा। अब कहानी में क्योंकि ये बांगो की बात आती है, जस्टिस डिलीवरी की बात आती है, तो इसीलिए मुझे लगा कि इस ओर मैं आप सबका ध्यान दिला दूं। अब आइए लौटते हैं कहानी पर। बांगो की बैठक ताकरयापर के घर पर होता है और निर्धारित समय पर अपतेन पहुंच जाते हैं। सारे लोग अपतेन का बहुत ही जोशो खरोश के साथ स्वागत सत्कार करते हैं और स्वागत करते हुए उन्हें घर के भीतर ले आते हैं। पंचायत की बैठक, पंचायत यानी कि जो बांगो है उसकी बैठक शुरू हो जाती है। बारी बारी से दोनों पक्षों से, यानी कि लड़की वाले भी जो अपने आप को पीड़िता या पीड़ित पक्ष मान रहे हैं, और जो अभियोगी यानी कि जिसको जो अक्यूज है यानी कि जो लड़के वाले हैं, वो बारी बारी से अपनी बातें रखते हैं। इसके बाद जब अपतेन की बोलने की बारी आती है तो वो पूरी तरह मध्यस्थता का क्या अर्थ होगा इसका इंग्लिश में, नेगोशिएटर, पूरी तरह से नेगोशिएटर की भूमिका में आते हैं और अपनी बात बहुत ही असरदार तरीके से रखते हैं। जब अपतेन बोल रहे थे तब एक बूंद उन पर आ गिरती है। अपतेन ने सोचा शायद छत से पानी टपका होगा। जब अपनी बात खत्म करके अपतेन बांगो के अन्य सदस्य को सुन रहे थे, तब फिर से एक बूंद उनके घुटने पर टपक पड़ी। अपतेन तो चकित हो गया कि ये क्या है। अपतेन ने यूं ही जहां बूंद टपकी हुई थी वहां उंगली फिराकर उसे यूं ही चाहते ही अपतेन एकदम से हैरान हो गए क्योंकि उस बूंद में गजब की मिठास भरी हुई थी। अब अपतेन की उत्सुकता की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने तुरंत घर के मालिक ताकरयापर से इस बूंद के बारे में पूछा कि आखिर ये बूंद है क्या। ताकरयापर ने उन्हें बतलाया, ये ओपो यानी कि मदिरा, वाइन, ये ओपो है। अपतेन ने फिर प्रश्न किया, फिर उनसे सवाल पूछा कि इसे कैसे बनाते हैं। ताकरयापर विस्तार से ओपो बनाने के बारे में अपतेन को बतलाते हैं कि पहले चावल पकाया जाता है, फिर उसके ठंड होने का इंतज़ार किया जाता है, फिर ठंडे चावल को पेचे यानी कि जो बांस की जो दरी है, बांस की दरी में फैला दिया जाता है, और फैला देने के बाद उसमें ओपोप यानी कि खमीर को इंग्लिश में कहेंगे यीस्ट,
यीस्ट तोड़कर उसको खूब अच्छी तरह से मला जाता है और फिर उसके बाद ओपोप मिला हुआ जो चावल है उसे बर्तन में डालकर और बर्तन का मुंह बंद करके किसी भी आप पत्ते से या किसी भी वस्तु से उसका मुंह बंद करके आप उसे नाका यानी कि जो हमारा ट्रेडिशनल किचन होता है, जो चूल्हे के ऊपर की जो छत है उसको तो रापकी कहते हैं, उसके और ऊपर वाले जो छत है उसे नाका कहते हैं। कि नाका यानी कि घर की जो भीतरी छत है उस पर रखा जाता है, चूल्हे में आग जलाकर छत को गर्म रखा जाता है। इससे कुछ दिनों के बाद चावल पककर ओपो बन जाता है। आपतेन ने ये जो पूरी जो प्रोसीजर जो उसको ताकरयापर ने बताया उसको बहुत ध्यान से आपतेन ने सुना, बहुत ध्यान से सुनते हैं। दोनों परिवारों में ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि दोनों परिवारों में आपतेन के मध्यस्थता के कारण उनके नेगोशिएशन के कारण दोनों परिवारों में सुलह हो जाता है। और दोनों परिवारों में सुलह कराने के बाद आपतेन सबसे विदाई लेते हैं, किंतु जाने से पहले वो ताकरयापर को मदिरा बनाने के लिए ओपोप के बदले में रिचिक यानी कि छोटा जो चाकू है और चमाक मतलब चकमक पत्थर देते हैं। ताकरयापर बड़े ही सावधानी से ओपोप को पत्ते में लपेटकर आपतेन को देते हुए कहते हैं कि आपकी यात्रा तो अत्यंत लंबी होगी, बहुत लंबी यात्रा होगी, इसीलिए यात्रा के दौरान सुस्ताने के लिए एक खास जगह बतलाता हूँ, ताकर कार्गो लिरोंग। वो जगह बहुत अच्छी है, उस जगह पहुंचकर आप ज़रूर सुस्ताना, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। आपतेन ये सुनकर उनको धन्यवाद देते हैं और उसके बाद ताकरयापर से विदाई लेकर आपतेन हंसी खुशी अपनी वापसी की जो यात्रा है उस पर निकल पड़ते हैं। जब आपतेन ताकर कार्गो लिरोंग पहुंचा तो ताकरयापर के जो उन्होंने कहा था उसके कहने के अनुसार सुस्ताने के लिए उसी जगह ठहर जाते हैं। और वो जो जगह है वो गोल गोल पत्थरों से भरे हुए थे। आपतेन जब सुस्ता रहे थे तो उनके मन में एक इच्छा जगी कि पत्तों में लिपटा ये ओपोप कैसा दिखता होगा। आपतेन दरअसल बहुत ही जिज्ञासु, बहुत ही क्यूरियस किस्म के, बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव था उनका, बहुत ही क्यूरियस किस्म का उनके नेचर थे। तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत पत्तों को खोला। जल्दबाजी में पत्तों को खोलते समय अचानक ओपोप पत्थरों की दरार में गिर गया। पत्थरों में वहां पे दरारें थी, उसके भीतर गिर गया। अब होना क्या था? आपतेन अपना सिर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, इतनी कीमती वस्तु मेरे हाथ से छूट गया, अब क्या होगा। अब पता नहीं, बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी होता, मतलब बहुत ही दुखी होता और अपनी हाथ मलने लगा कि अब क्या होगा। ठीक उसी समय बुंके नाम का एक चूहा वहां से गुजर रहा था। चूहा को टाकर हागोंग गांव जाना था, लेकिन आपतेन की घोर उदासी देखकर चूहा ठहर गया और उनसे उदासी का कारण पूछा। आपतेन ने बहुत ही दुखी मन से सारा वाकया कह सुनाया कि ये हो गया। चूहा बोला बहुत शांत स्वर में, आपकी उदासी देख मेरा दिल पसीज गया, मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं आपके लिए पत्थर के दरार में घुसकर ओपोप वापस लेकर आता हूँ। अब तो आप खुश हैं? आपतेन का चेहरा खिल उठा और उन्होंने उत्तर दिया, जवाब दिया, हाँ हाँ बिल्कुल खुश हूँ, तुम तो बहुत भला हो। लेकिन चूहा भी ज़रा चतुर चालाक था। चूहा ने अपनी तरफ से एक शर्त रखा और शर्त रखते हुए ये कहा, पहले आप मुझे ये वचन दीजिए कि आप मेरी एक शर्त मानेंगे। आप तो दिव्य शक्तिधारी है, यानी कि आपके पास सुपरनेचुरल पावर है, आप क्या नहीं कर सकते। तो पहले दीजिए वचन, फिर मुझे जो काम करना होगा, पत्थर के दरार में जो घुसना है वो मैं घुसूंगा, दीजिए वचन। आपतेन ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं तुम्हें सारे अधिकार देता हूँ,
सारे अधिकार देता हूँ। जैसे कि तुम इंसानों के घरों में रहकर उनके वस्तुओं के साझेदार बनोगे। धान्यागार का धान, धान्यागार मतलब स्टोर हाउस, जहाँ धान वगैरह रखा जाता है। हमारी भाषा में हम नुसु कहते हैं। तो ये कहा कि धान्यागार का धान और बाकी जो दूसरे सामग्री है, सामान है, तुम उसको खा सकते हो, तुम उसको कुतर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये सुन चूहा बहुत खुश हो गया और दरार में घुसकर ओपोप निकाल लाया और आपतेन को लौटा दिया। आपतेन ओपोप लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नियों को, उनकी पत्नियां उनके इंतज़ार में थी, उनको बारी बारी से ओपोप बनाने के बारे में, जो तरीके हैं उसके बारे में बतलाया। उनकी पत्नियां ओपोप को चावल में मिलाकर पोन ओपो यानी कि चावल की मदिरा और मरुआ या बाजरे में मिलाकर तेम ओपो बनाई और अलग अलग तरह के स्वादों वाली मदिरा का टेस्ट या मदिरा का स्वाद चख कर आपतेन बिल्कुल, उनका मन जो है बिल्कुल गदगद होने लगा। कहानी का थोड़ा अंश बचा है, हम इस पर लौटेंगे। यहाँ मैं फिर एक बात की ओर में आपका ध्यान खींचना चाहूँगी। एक तो इस कहानी के माध्यम से हमें जो बांगो की भूमिका है या जो विलेज काउंसिल है उनकी जो भूमिका है उसके बारे में पता लगती है। इसके साथ साथ हमारा जो फूड हैबिट्स है, आजकल हम जूस पीते हैं, तमाम तरह के जंक सारे जो हैं वो जूस हैं, मतलब अनहेल्दी ड्रिंक्स हम आज पीते हैं, हम उनका सेवन करते हैं। लेकिन ये जो हमारे फूड हैबिट्स की जब हम बात करते हैं तो जो ओपो या जो मदिरा है ये हमारे कल्चर का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट रहा है, एक अभिन्न हिस्सा रहा है। ये जो चावल का जो वाइन या जो मिलेट वाइन है। अब हम लोग धार्मिक अनुष्ठानों में भी बिना जो चावल या मदिरा है, क्षमा करें, जो चावल या जो मिलेट बाजरा, उसके वाइन के बिना हमारा धार्मिक जो अनुष्ठान है वो संपन्न भी नहीं होता। लेकिन बात यहाँ ये हमने ध्यान ये रखनी है कि किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ अगर मॉडरेट में लिया जाए तो उसमें हानि कहीं नहीं। हाँ, जब आप एक्सट्रीम लेते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं कि अतिवृष्टि या अनावृष्टि भी, दोनों ही स्थिति घातक होती है या दोनों ही जो हालात है वो बहुत ही भयंकर होता है। ना अधिक बारिश होनी चाहिए और ना बिल्कुल बिल्कुल सूखा पड़ना चाहिए। तो इसी तरह कुछ भी चीज़ मॉडरेट में लिया जाए, जहाँ ड्रिंक की बात हो रही है तो हमारा इतना अपना अच्छा एक ड्रिंक है, तो किसी भी चीज़ को मॉडरेट में लिया जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए, आपकी सेहत के लिए तो वो अच्छा रहता है, आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहता है। और जहाँ तक मैं मिलेट वाइन की अगर हम बात करें तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सरकार तरह तरह के मंचों से, तरह तरह के अलग अलग कोशिशों से मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं, मिलेट प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। सरकार अपनी ओर से, सरकार की तरफ से तो प्रयास जारी है, उसको बार बार सरकार उनको प्रमोट कर रही है। जैसे मिलेट से तमाम तरह के उससे डिशेस बनाना। तो जो मिलेट वाइन है इसके बारे में कहा जाता है कि ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो जैसे मैंने कहा, मॉडरेट में अगर आप लेंगे तो हमारा जो फूड हैबिट है वो बड़ा हेल्दी हुआ करता था। आजकल हम जंक फूड और अनहेल्दी जो हमारे जो है वो फूड हैबिट्स है वो अनहेल्दी होते जा रहे हैं। तो इस पर भी मैं आपका ध्यान खींचना चाह रही थी। आइए अब कहानी की ओर वापस लौटेंगे हम। अंत में आपतेन द्वारा ओपो यानी मदिरा बनाने की जो पूरी जो उसकी जो प्रोसीजर है उसका ज्ञान निशी जनजाति को आपतानी के माध्यम से प्राप्त होता है। और निशी या जितने भी, जो मैंने पहले कहा, जो तानी कम्युनिटी है जिसमें 5 ट्राइब है,
इन ट्राइब के जो भी पर्व या त्योहार या जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उसमें चावल या फिर जो बाजरे की जो मदिरा है उसके बिना कोई भी कार्य जो है वो संपन्न नहीं माना जाता, अधूरा ही माना जाता है। और इसे हमारे जो भी हमारे जो इच्छित जो देवी देवता हैं उन पर भी इनका चरावा चराया जाता है। अब साथ ही निशी जनजाति का ये भी मानना है कि आवतीन के वरदान के कारण ही चूहों को इंसानों के घर में रहने का अधिकार प्राप्त हुआ और इस तरह चूहे अपनी ये जो अपने इस हक को, अपने इस अधिकार को पूरी निष्ठा के साथ आज तक निर्वहन कर रहे हैं। अब देखिए इस कहानी, जैसे मैंने कहा, इस कहानी के अंत में अगर इसका हम निचोड़ निकालेंगे तो जैसे मैं अब बार बार कह चुकी हूँ, अब फिर मैं उसको दोहरा रही हूँ कि एक तो बांगो की क्या अहमियत है किसी समाज में या किसी गांव में, उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था है उनको बनाए रखने में, या जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है उसमें उनकी क्या अहम भूमिका है, ये कहानी बतलाती है। और साथ ही जो हमारे कॉमन एंसेस्टर थे आवतेन, उनकी वाक्पटुता या उनकी वाक्पटुता से मेरा अर्थ, मेरा मतलब है कि ओरेटरी स्किल के बारे में भी पता लगता है कि किस तरह से जो दो झगड़ने वाले, दो बिल्कुल जान के, मतलब एक दूसरे की जो जानी दुश्मन बन चुके थे, उन दो परिवारों को किस तरह से उन्होंने नेगोशिएट करके अपने ओरेटरी स्किल से किस तरह उन्हें उन झगड़े का निपटारा किया। और तीसरा ये कि हमारे फूड हैबिट्स के बारे में पता चलता है कि हमारा फूड हैबिट्स किस तरह से कितना हेल्दी हुआ करता था। आज हम पूरे जंक फूड के बिल्कुल जंजाल में हम घेरे हुए हैं, उस तरह से नहीं। और उसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चूहों का मनुष्य के या इंसानों के घर में रहना, इससे क्या ये पता लगता है कि हमारे लोग, यानी कि जो हम जितने भी ट्राइबल समाज के जो लोग हैं, ये लोग कितने क्रिएटिव हुआ करते थे, ये लोग कितने क्रिएटिव, कितने रचनाशील, आप सोचिए कितने रचनाशील हुआ करते थे कि इन्होंने हर एक चीज़ के लिए, हर एक घटना के लिए कहानी गढ़ ली। ये उनकी रचनाशीलता का हमें इससे परिचय मिलता है। और जैसे मैंने कहा कि कितने रोचक तरीके से हर चीज़ के आसपास वे कहानियाँ बुना करती थी, कितनी कल्पनाशील, मतलब वेरी इमेजिनेटिव, कि हर चीज़ का कल्पना करके वो कहानी बुन लेंगे। तो ये उनकी रचनाशीलता के प्रति मैंने कहा, जैसे कहा कि उसकी जानकारी हमें मिलती है। और इसका मैं बहुत बहुत हमारे जो भी पुरखे हैं जिन्होंने ये कहानियाँ, इन कहानियों की जो भी रचयिता रहे हो, आज हम उनके नाम नहीं जानते, लेकिन जो भी इन कहानियों को जिन्होंने भी रचा होगा मैं बहुत ज़्यादा मैं उनका इस्तकबाल करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं उनका एहतराम करती हूँ, उनको नमन करती हूँ। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले हफ्ते हम फिर से मुलाकात करेंगे, ठीक इसी समय, ठीक इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए फिर से मुझे इजाज़त दीजिए। पाया लिंचो।